बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी पार्ट 3, जहां ये इनके किले और मालवा के वसी इलाकों पर हमलावर होने और अपनी मुहिम को कामयाबी से दो चार करने के बाद अपने लश्कर के साथ जलालुद्दीन खिलजी पलटा और दिल्ली का रुख किया। वापसी पर वो रणथंभौर के पास से गुजरा। रणथंभौर के पास से गुजरते हुए कुछ सालारों ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को उकसाया कि रणथंभौर के राजा को उसकी खुदसरी और नाफरमा बरदारी की सजा जरूर मिलनी चाहिए, लिहाजा हर सूरत में उस पर हमलावर होकर उसे फतह कर लेना चाहिए। लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और अपने लश्कर को उसने आगे बढ़ने का हुक्म दिया। लश्कर के कूच करने से पहले सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सारे सालारों और सरदारों को एक जगह जमा किया और उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मैंने पहले ये इरादा कर लिया था कि मैं रणथंभौर के इस किले को जरूर फतह करूंगा। ये मत ख्याल करना कि मैं इस किले की मजबूती और इस्तेहकाम को देखते हुए अपना इरादा बदल चुका हूं, हरगिज नहीं। जब मैंने अपने इस इरादे पर गौर किया तो मालूम हुआ कि बेशुमार मुसलमानों की जानों की कुर्बानियां दिए बगैर किले को सर करना मुश्किल है। यह किला फतह करना मेरे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। रणथंभौर का राजा कोई इतना ताकतवर और पुरकुव्वत नहीं है कि वो किले से बाहर निकलकर मेरा मुकाबला करे या आने वाले दौर में कभी सरकशी इख्तियार करके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। ऐसा वो हरगिज ना कर सकता है, ना करने के काबिल है। अगर ऐसा होता तो वो किले से बाहर निकलकर हमारा मुकाबला करता, किले के अंदर महसूर ना हो जाता। मैं इस मामूली सी किले की खातिर मुसलमानों के खून को इतना अर्जा नहीं करना चाहता, इसलिए अपने इरादे से हाथ उठाना ही मुनासिब समझता हूं। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की यह तकरीर सुनकर उसके सरदार और सालार मुतमईन ना हुए, आपस में चैमगोइयां करने लगे और एक दूसरे से कहने लगे, जब हम इस तरफ आए हैं तो हमें रणथंभौर पर हमलावर जरूर होना चाहिए। आखिर उन्होंने एक शख्स मलिक हबीब अहमद का इंतखाब किया ताकि वो इस सिलसिले में सुल्तान से बात करे। हबीब अहमद जलालुद्दीन खिलजी का बड़ा करीब था। जलालुद्दीन खिलजी उसकी इज्जत भी करता था, इसलिए कि वो जलालुद्दीन खिलजी के लिए बड़ा जानिसार और बड़ा वफादार था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के पास जाकर हबीब अहमद सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मुहिम्मात सल्तनत को सरअंजाम देते हुए लश्करियों की जान का ख्याल रखना आईने जहांगीरी के खिलाफ है। अगर रणथंभौर का राजा किले में महसूर होकर अपने आप को महफूज समझता है और इस मौके पर अगर उसकी सरजनिश ना की गई तो वो ये समझेगा कि हम उसके मुकाबले में कमजोर हैं, लिहाजा वो आइंदा फितना फसाद का बाजार गर्म करेगा। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को अपने सालार हबीब अहमद की यह गुफ्तगू पसंद आई और उसे मुखातिब करके कहने लगा, क्या तुम ये समझते हो कि मैं आईने जहांगीरी से नावाकिफ हूं? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अक्सर बादशाहों को मुल्क गिरी की हवस में मुसलमानों की कीमती जानों का कोई ख्याल नहीं रहता, लेकिन हर बादशाह इसी तरह का नहीं होता। जो बादशाह सच्चे मुसलमान होते हैं और जिन्हें यह एहसास होता है कि एक दिन उन्हें खुदा के सामने जवाबदेह होना है, तो वो मुसलमानों की जानों की कदर करते हैं और मुल्क गिरी के लिए दीनदारों का खून बहाना पसंद नहीं करते। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूं। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में फिरौन और नमरूद की रविश पर चलना पसंद नहीं करता। मुझे कोई ऐसा काम पसंद नहीं है जिसके नतीजे में लाखों मुसलमान औरतें बेवा और उनके बच्चे यतीम होकर रह जाएं। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की गुफ्तगू के जवाब में न सिर्फ उसका जानिसार सालार हबीब अहमद मुतमईन हो गया, बल्कि दूसरे उमरा और सालार भी उसकी उस गुफ्तगू से मुतमईन हो गए थे। लिहाजा सुल्तान जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर हमला किए बगैर और राजा को उसके हाल पर छोड़ते हुए अपने लश्कर के साथ दिल्ली का रुख कर लिया था, जहां ये इनके किले और मालवा के इलाके पर हमलावर होने और वहां फतुहात हासिल करने के बाद सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जब अपने लश्कर के साथ दिल्ली लौटा तो उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत उठ खड़ी हुआ यूं कि मंगोलों का एक बहुत बड़ा लश्कर शुमाल मगरिब के कोहिस्तानी सिलसिलों से होता हुआ अपने सामने आने वाली हर शय को पामाल करता हुआ हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था। मंगोलों के उस लश्कर का सरदार हलाकू खान का एक रिश्तेदार था और उस लश्कर में चंगेज खान का एक नवासा भी शामिल था जिसका नाम अलगो खान था। बहरहाल मंगोलों का ये बहुत बड़ा लश्कर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। उनका इरादा था कि हिंदुस्तान पर हमलावर होकर वहां अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। दरअसल मंगोल किसी धोखे, किसी गलत फहमी का शिकार हो गए थे। उनका ख्याल था कि दिल्ली का हुक्मरान जलालुद्दीन खिलजी बूढ़ा हो चुका है
अगर वो उस पर हमलावर होते हैं तो वो उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा, लिहाजा तख्तो ताज उससे छीनकर वो हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हलाकू खान के उस अजीज को ये खबर न थी कि हिंदुस्तान का हुक्मरान खिलजी है। उसके मातहत खिलजियों का बहुत बड़ा लश्कर है और खिलजी भी मंगोलों और तुर्कों के भाई बंद हैं और वो उन्हीं की तरह जंग का वसी तजर्बा रखते हैं और बड़े बड़े लश्करों को पसपा करने की हिम्मत और जुर्रत भी रखते हैं। बहरहाल मंगोलों का लश्कर जब हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ तो कुछ इलाकों के अंदर उन्होंने तबाही और बर्बादी का खेल खेलना शुरू किया। लूट मार मचाना चाही, कुछ बस्तियों को आग भी लगा दी। सुल्तान जलालुद्दीन के मुखबिरों ने जब उसे इत्तला दी कि मंगोलों का एक बहुत बड़ा लश्कर हिंदुस्तान में दाखिल हो चुका है और वो दिल्ली की तरफ पेशकदमी करते हुए हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम करने का ख्वाहिशमंद है, तब जलालुद्दीन खिलजी बड़ा गजबनाक हुआ। एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर वो दिल्ली से निकला और मंगोलों से उसने मुकाबला करने की ठान ली थी। उस मौके पर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के उमारा और सालारों में भी एक तब्दीली और इंकलाब रूनुमा हुआ। जिस वक्त सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली से रणथंबोर पर हमलावर होने के लिए निकला था और रणथंबोर का जायजा लेने के बाद उसने उस पर हमलावर होने की बजाय जहायेन के किले पर हमलावर होकर उसे फतह किया। साथ ही मालवा के इलाके को फतह करते हुए उसे रोंदा और रणथंबोर को एक तरफ रख दिया। वापसी पर भी वो रणथंबोर ही के पास से गुजरा, लेकिन उस पर हमलावर नहीं हुआ। जलालुद्दीन खिलजी के उस फैसले से उसके उमरा और सालार ये ख्याल करने लगे थे कि जलालुद्दीन खिलजी अब बूढ़ा होने के बाद कम हौसला और बुज़दिल हो चुका है। हालांकि वो जानते थे कि सुल्तान गयासुद्दीन बलबन और जाननशीनों के दौर में जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी उनके उमरा में शामिल था, उसने बहादुरी के अनमोल जोहर दिखाए थे। लेकिन रणथंबोर के किले पर हमलावर ना होने की वजह से उसके उमरा और उसके सालार ये ख्याल करने लगे थे कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी अब जंगों से जी चुराने लगा है, तसाहुल पसंद हो गया है, आराम और ऐश की जिंदगी बसर करना चाहता है। हालांकि ऐसा नहीं था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी नरम दिल जरूर था, लेकिन बुज़दिल नहीं था। बड़े बड़े मार्कों में लश्करों की कमानदारी करने की हिम्मत रखता था और लश्कर के आगे रहकर दुश्मन से जंग करने का हौसला भी उसमें था। अब मंगोल हलाकू खान के अजीज की सरकर्दगी में हिंदुस्तान पर हमलावर हुए और उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों पर हमलावर होते हुए कत्लो गारतगरी, तबाही और बर्बादी का खेल खेलना शुरू किया। और उनकी उन कार्रवाइयों को देखकर सुल्तान जलालुद्दीन बरहम हुआ और इंतहाई बहादुरी और जुर्रतमंदी का मुजाहिरा करते हुए वो अपने लश्कर को लेकर मंगोलों का मुकाबला करने के लिए निकला। तब उसके सालारों और उसके उमारा के ख्यालात जो इससे मुतल्लिक थे वो तब्दील हो गए थे। पहले वो ये ख्याल करने लगे थे कि जलालुद्दीन बूढ़ा हो जाने के बायस अब लश्करियों की सालारी के काबिल नहीं रहा, जंगों से जी चुराने लगा है, किसी बड़ी मुहिम का सामना नहीं करना चाहता। इस बिना पर उसने दो छोटी छोटी मुहिमों यानी जहायेन के किले और मालवा की तकमील के बाद दिल्ली का रुख कर लिया था। लेकिन यहाँ मामला उनके सामने बिल्कुल उलट था। मंगोलों के हमले का सुनकर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी अपने लश्कर के साथ दिल्ली से ऐसे ही निकला जैसे कोई शेर अपनी कछार से शिकार पर हमलावर होने के लिए निकलता है। उस वक्त वो जवानों की तरह छाती तान कर घोड़े पर सवार था और अपने लश्कर की कमानदारी और सिपह सालारी करता हुआ बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी से मंगोलों का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा था। दूसरी तरफ मंगोल यही ख्याल कर रहे थे कि हिंदुस्तान का सुल्तान बूढ़ा है, मंगोलों के एक ही हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, लिहाजा मंगोल उसे शिकस्त देने के बाद दिल्ली तक उसका ताकुब करते चले जाएंगे। आखिर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी छाती तान कर खम ठोंक कर मंगोलों के मुकाबले पर आया। मंगोलों के लश्कर की तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन कमाल जुर्रतमंदी और दलेरी का मुजाहिरा करते हुए खिलजी हुक्मरान उनके सामने आया और फिर खिलजियों के लिए मंगोल कोई ना आशना ना थे। खिलजियों के अजीजों अकारिब और रिश्तेदार भी थे, लिहाजा खिलजी ना सिर्फ उनसे आशना थे बल्कि उनके जंगी तरीकों और लड़ाई की वारदातों से भी खूब वाकिफ और आगाह थे। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जब मंगोलों के मुकाबले पर आया तो मंगोलों ने अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक हिस्सा हलाकू खान के अजीज ने अपनी कमानदारी में रखा और दूसरे हिस्से की सालारी उसने चंगेज खान के नवासे अलगू खान के सपुर्द की थी। आखिर खुले मैदानों में मंगोलों और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के दरमियान टकराव हुआ। घमसान की जंग शुरू हुई। मंगोलों ने शुरू में बढ़ चढ़कर हमले किए। उनका इरादा था कि शुरू ही में अपने हमलों में तेजी पैदा कर देंगे। इस तरह वो लम्हों के अंदर खिलजियों को अपने सामने जेर और मगलूब करके रख देंगे। लेकिन थोड़ी देर की जंग के बाद मंगोलों का सारा नशा उतर गया। उनके सारे वलवले, उनके सारे इरादे, उनके सारे ठोस जज्बात मोम की तरह पिघल कर रह गए।
इसलिए कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी अपने लश्कर के साथ उनके सामने ना सरकने वाली चट्टान और लोहे की दीवार साबित हुआ था। सुल्तान जलालुद्दीन ने पहले बड़ी पामर्दी और जुर्रतमंदी का मुजाहिरा करते हुए मंगोलों के हमलों को रोका। उसके बाद उसने अपनी जवाबी कार्रवाई की और वो दिफा से निकलकर जारहियत इख्तियार करते हुए बड़े जानलेवा हमले मंगोलों पर करने लगा था। मंगोलों का मुकाबला करते हुए उम्र में 70 साल से भी तजावुज कर जाने वाला सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के साबिक सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के दौर का जवान दिखाई देने लगा था। अपने मुहाफिज दस्तों के साथ हमलावर होते हुए वो मंगोलों के लश्कर के जिस हिस्से पर भी यलगार करता, अपने पीछे मंगोलों की लाशों के ढेर लगाता चला गया था। मंगोल ये ख्याल किए हुए थे कि हिंदुस्तान का बूढ़ा सुल्तान उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा और वो फतहमंद रहेंगे, लेकिन जब उन्होंने मैदान जंग में देखा कि हिंदुस्तान का बूढ़ा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी मैदान जंग के अंदर मंगोलों की सफों की चीर फाड़ करने लगा है, तब मंगोल किसी कदर मांद और बेहौसला से होने लगे थे। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों की उस कैफियत से पूरा फायदा उठाने का तहिया किया और उसने अपने हमलों में पहले से ज्यादा जोश और शिद्दत पैदा कर दी थी। इस तरह खुले मैदानों में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को बदतरीन शिकस्त दी थी। मंगोल हलाकू खान के अजीज की सरकर्दगी में शिकस्त उठाकर पीछे हट गए थे। जरा फासले पर जाकर उन्होंने पड़ाव कर लिया था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ये ख्याल करने लगा कि शायद मंगोलों में अभी दमखम है और वो जंग में काम आने वालों को ठिकाने लगाने और अपने जख्मियों की देखभाल करने के बाद शायद फिर जंग की इब्तिदा करना चाहेंगे, जंग को अगले दिन पर टालना चाहते हैं। बहरहाल सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी हर सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार था। जब मंगोल शिकस्त उठाकर पीछे हट गए तो उसने भी अपने लश्कर के जख्मियों की पहले देखभाल की। उसके बाद मंगोलों के हर रद्द अमल का मुकाबला करने के लिए वो बिल्कुल तैयार और मुस्तैद हो गया था। थोड़ी ही देर बाद मंगोलों के लश्कर की तरफ से एक गिरोह नमूदार हुआ और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के लश्कर की तरफ बढ़ा। ये लोग निहत्थे थे और पैदल चलते हुए आ रहे थे और फिर चंद एक थे। इस बिना पर उनकी तरफ से किसी खतरे का अंदेशा न था। जब वो उस जगह आए जहां सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी अपने उमारा और सालारों के साथ खड़ा हुआ था, तब उनकी तरफ देखते हुए जलालुद्दीन खिलजी ने पूछ लिया, तुम लोग किस सिलसिले में मेरे लश्कर की तरफ आए हो, क्या चाहते हो? आने वाले उस वफ्द के एक कारिंदे ने सुल्तान जलालुद्दीन को मुखातिब करके कहा, हमें हमारे लश्कर के सालारे आला ने भेजा है। उसे अपनी इस गलती का एहसास है कि उसने हिंदुस्तान पर हमला किया। हमारे लश्कर का सालार हमारे खाकान चंगेज खान के पोते हलाकू खान का एक करीबी रिश्तेदार है। जिस वक्त उसने हिंदुस्तान का रुख किया था, उसे उम्मीद थी कि हिंदुस्तान का सुल्तान क्योंकि एक बूढ़ा खिलजी है, लिहाजा वो उसे शिकस्त देकर हिंदुस्तान का ताजो तख्त और सल्तनत अपने हाथ में ले लेगा। लेकिन जिस अंदाज में आपने अपना दिफा करने के साथ साथ जवाबी कार्रवाई की, उससे वो बेहद मुतासिर हुआ और आपके साथ वो वादा करता है कि आइंदा कभी भी आपके इलाकों का रुख नहीं करेगा और ये कि आपकी हैसियत उसके यहाँ एक मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ बाप की होगी। वफ्द का रुकन जब खामोश हुआ तब जलालुद्दीन खिलजी उसे मुखातिब करके कहने लगा, अगर ये बात है तो जो कुछ तुम कह रहे हो उसके जवाब में हमें क्या करना होगा? वही मंगोल फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आपके हाथों शिकस्त उठाने के बाद हमारे सालारे आला ने जरा पीछे हटकर अपने लश्कर का पड़ाव इसलिए कर लिया था ताकि आप उसका ताक़ुब ना करें। उसे चूंकि शिकस्त हो चुकी है और जंग के दौरान हमारे काफी लश्करी मारे जा चुके हैं, लिहाजा हमारा सालार चाहता है कि हमारे लश्करियों का मजीद नुकसान ना हो। इसी बिना पर हमारा सालार अपने लश्कर को लेकर भागा नहीं, पीछे हटकर पड़ाव कर लिया है ताकि आप ताक़ुब ना करें, रुक जाएं। एक तरह से उसने आपको यह तासुर देने की कोशिश की है कि वो दोबारा जंग शुरू करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो आपका मती और फरमा बरदार बनना चाहता है। उसके बाद वफ्द के कुछ दीगर अरकान हरकत में आए और उन्होंने उस मौके पर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के सामने इंतहाई कीमती तहाइफ और नजराने पेश किए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने उन तहाइफ को कबूल कर लिया। फिर वफ्द के अरकान को मुखातिब करके कहने लगा, तुम चूंकि खैर सिगाली का पैगाम लेकर आए हो, खैर सिगाली के तौर पर मैं इन तहाइफ को कबूल कर लेता हूँ। वापस जाकर अपने सालार से कहना कि अगर वो मुझे अपने बाप की तरह समझता है तो आज के बाद उसकी हैसियत मेरे यहाँ एक बेटे की सी होगी। मुअर्रिखीन इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि हलाकू खान के उस अजीज सालार ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को अपना बाप करार दिया था और जवाब में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने उसे अपना बेटा कहकर पुकारा था और मंगोलों के सरदार ने जो तहाइफ और नजराने पेश किए थे उसके जवाब में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने उससे बढ़कर उसके लिए तहाइफ और नजराने वफ्द के अरकान के हवाले किए ताकि वो वापस जाकर अपने सालार को दें।
सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने जब जवाब में उन्हें भी तहाइफ दिए, तब मंगोलों के वफ्द का सरकर्दा एक बार फिर सुल्तान जलालुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, हमारा एक मसला तो हल हुआ। हमारे और आपके लश्कर के दरमियान सुलह हो गई है और उस सुलह के नतीजे में हमारा लश्कर आज ही अपने इलाकों की तरफ कूच कर जाएगा। अब हमारे लिए एक दूसरा मसला उठ खड़ा हुआ है। उस मौके पर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने हैरत से उसकी तरफ देखा, फिर पूछा, कैसा मसला? जवाब में मंगोल कहने लगा, दरअसल हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद हमारे लश्कर में से काफी लोगों ने मुसलमानों के रहन सहन, उनकी तालीम, उनके अखलाक व किरदार से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया है। अब वो वापस अपनी सरजमीनों को नहीं जाना चाहते। उनकी ये ख्वाहिश है कि उन्हें हिंदुस्तान ही में मुसलमानों की हैसियत से रिहाइश इख्तियार करने की इजाजत दे दी जाए। उस इंकशाफ पर सुल्तान जलालुद्दीन खुश हुआ, कहने लगा, ये इस्लाम कबूल करने वाले कौन कौन हैं? वो मंगोल फिर बोल उठा, हमारे लश्कर में से काफी लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है और उनमें से सबसे सरकर्दा एक शख्स अलगू खान है और ये हमारे खाकान चंगेज खान का नवासा है। उस मंगोल के उस इंकशाफ पर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी कुछ देर खामोश रहकर सोचता रहा, फिर आने वाले उन मंगोलों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम वापस जाओ, अपने सालार से जाकर मेरा ये पैगाम देना कि अगर वो मुझे बाप की तरह समझता है तो उसकी हैसियत मेरे यहाँ बेटे की सी है। जो तहाइफ मैंने तुम्हें दिए हैं ये उसके हवाले करो और उससे ये भी कहो कि अगर वो अमन चाहता है तो यहाँ से चला जाए और उसके लश्कर में से जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है उन्हें मेरी तरफ भेजो ताकि मैं उनका जायजा लूं, फिर उनसे मुतालिक कोई फैसला करूं। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का ये जवाब सुनकर मंगोलों का वो वफ्द खुश हो गया था और जो तहाइफ सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने उनके सालार आला के लिए दिए थे वो तहाइफ लेकर मंगोल वापस अपने लश्कर की तरफ चले गए। उस मंगोल वफ्द ने जब वापस जाकर अपने सालार को तहाइफ पेश किए और जो गुफ्तगू सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के साथ हुई थी उसकी भी तफसील बताई, तब मंगोलों के उस सालार ने तहाइफ कबूल कर लिए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की गुफ्तगू से वह बड़ा मुतासिर हुआ और अपने लश्कर के साथ उसी वक्त वहां से कूच करके चला गया था, जबकि उसके लश्कर के वो अफराद जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था वो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के लश्कर की तरफ बढ़े थे। उनकी तादाद काफी थी। जब वो सब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी और उसके उमरा के सामने आन खड़े हुए तब कुछ देर तक सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी उन सब का जायजा लेता रहा, फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मुझे बताया गया है कि तुम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम वापस अपनी सरजमीनों पर जाने की बजाय हिंदुस्तान ही में आबाद होना चाहते हो। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के उस सवाल पर उन मंगोलों में से उनका जो सरकर्दा था और जो खूब कद काठ का और कड़े मजबूत जिस्म का मालिक था सुल्तान जलालुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आपका कहना दुरुस्त है। हम खलूसे दिल के साथ इस्लाम कबूल कर चुके हैं और यहीं आपकी ममलुकत में आबाद होने की ख्वाहिश रखते हैं। उसके जवाब से सुल्तान जलालुद्दीन खुश हुआ, फिर दोबारा उसे मुखातिब किया, तुम लोगों में अलगू खान कौन है जिसके मुतालिक मुझे बताया गया है कि वो चंगेज खान का नवासा है? जिस शख्स ने सुल्तान जलालुद्दीन से गुफ्तगू की थी वो दोबारा बोला और कहने लगा, मैं ही चंगेज खान का नवासा अलगू खान हूं। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी उसकी तरफ बढ़ा, उसके सामने आकर कुछ देर तक उसका जायजा लिया, हाथ आगे बढ़ाकर पुरजोश अंदाज में उससे मुसाफा किया, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, अगर तुम लोग खलूसे दिल के साथ दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हो तो फिर मैं तुम सब लोगों को अपनी सरजमीनों में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ आबाद करने का बेहतरीन एहतमाम करूंगा, तुम्हारी रिहाइश, तुम्हारी जरूरियात का ऐसा उम्दा इंतजाम करूंगा कि तुम खुश हो जाओगे और तुम्हें मेरी तरफ से किसी भी किस्म की शिकायत नहीं रहेगी। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के उन अल्फाज ने दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले उन मंगोलों को खुश कर दिया था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को चंगेज खान के नवासे अलगो खान की शख्सियत भी पसंद आई थी, लिहाजा इस्लाम लाने वाले मंगोलों को खुश करने के लिए सुल्तान ने उससे रिश्ता जोड़ने का फैसला कर लिया। सुल्तान ने अपनी दो बेटियां अपने दोनों भतीजों अलाउद्दीन खिलजी और अलमास बेग को ब्याह दी थी। अब उसकी तीसरी बेटी रहती थी और उसका निकाह उसने चंगेज खान के नवासे अलगो खान के साथ पढ़ा दिया था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की बेटी चूंकि उस वक्त लश्कर में शामिल थी, लिहाजा निकाह के बाद वहीं दावत का एहतमाम किया गया। उसके बाद शुमाल की तरफ से हमलावरों की यलगार को रोकने के लिए सुल्तान जलालुद्दीन ने यह फैसला किया कि उसका बेटा अरकली खान एक लश्कर के साथ मुस्तकिल तौर पर मुल्तान में कयाम करेगा ताकि शुमाल मगरिब की तरफ से अगर कोई हमलावर हो तो बर वक्त उसे रोका जा सके। अलगो खान से चूंकि सुल्तान जलालुद्दीन ने अपनी बेटी ब्याह दी थी और अब अलगो खान चंगेज खान का नवासा कम और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का दामाद ज्यादा था, लिहाजा अलगो खान को भी सुल्तान जलालुद्दीन ने
अपने बेटे अरकली खान के साथ मुल्तान में रहने की इजाजत दे दी थी। उस मौके पर अलगो खान के साथ जिन मंगोलों ने इस्लाम कबूल किया था, उनसे मुतालिक मौरखीन लिखते हैं कि उन्होंने ग्यासपुर में क़याम किया, जहां शेख निज़ामुद्दीन औलिया आराम फरमाते थे। मंगोलों ने उसी जगह को अपना मुस्तकर करार देकर उस मकाम का नाम ग्यासपुर से मुगलपुरा रख दिया था। इस तरह सुल्तान जलालुद्दीन ने बुढ़ापे में भी मंगोलों के बहुत बड़े लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी और उनके लश्कर के खासे बड़े हिस्से को, जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था, अपनी सल्तनत में आबाद कर दिया। उसके बाद सुल्तान जलालुद्दीन तो अपने लश्कर को लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गया था, जबकि उसका बेटा अरकली खान और उसका दामाद अलगो खान लश्कर का एक हिस्सा लेकर मुल्तान का रुख कर गए थे। मंगोलों को शिकस्त देने अपने बेटे और दामाद अलगो खान को मुल्तान की तरफ भिजवाने के बाद सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने एक नई मुहिम की इब्तदा की। अपने लश्कर को लेकर वो निकला और मंदू नाम के किले पर उसने हमलावर होने का फैसला कर लिया था। मंदू नाम का वो किला भी बड़ा मजबूत और मुस्तहकम था। वहां के हाकिमों से सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को बेशुमार शिकायत थी। सुल्तान के कहने पर जब उन्होंने उसकी शिकायत का अजाला न किया, तब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने मंदू पर हमलावर होकर उसे भी अपनी सल्तनत में शामिल करने का तहिया कर लिया था। सुल्तान जब अपना लश्कर लेकर मंदू की तरफ बढ़ा तो उसे ख्याल था कि जब मंदू के हुक्मरान को खबर होगी कि मैं अपने लश्कर को लेकर दिल्ली से निकला हूं और उस पर हमलावर होना चाहता हूं, तो वह मंदू से निकलकर उसका इस्तकबाल करेगा, इताअत और फरमा बरदारी पर आमादा हो जाएगा। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी पहले ही मंदू के हाकिम से बरहम और नाराज था। सुल्तान जब मंदू के करीब गया तो सुल्तान तो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि वह मंदू से निकलकर उसका इस्तकबाल करेगा, इताअत कबूल करेगा, लेकिन जब मंदू के हाकिम ने ऐसा ना किया, तब उसके खिलाफ जलालुद्दीन के गुस्से की कोई इंतहा ना थी। इस जोरदार अंदाज में किले पर हमलावर हुआ कि किला ज्यादा देर तक उसके सामने ठहर ना सका। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने किले को फतह कर लिया और किले को खूब ताख्तो ताराज करके रख दिया, ताकि आने वाले दौर में फिर कोई वहां महसूर रहकर हुक्मरानों के लिए अजियत का बाइस ना बने। जिन दिनों सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी मंदो नाम के किले पर हमलावर होने के लिए निकला था, उन्हीं दिनों उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जो सुल्तान जलालुद्दीन की तरफ से कड़ा का हाकिम था, उसने भी एक मुहिम की इब्तदा की। वो कड़ा से एक लश्कर लेकर निकला और भेलसा का रुख किया। ये मकाम भोपाल के नवाह में हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी इस जोरदार अंदाज में भेलसा पर हमलावर हुआ कि भेलसा के हुक्मरान अपने पास खासा बड़ा लश्कर रखने के बावजूद अलाउद्दीन खिलजी के सामने अपना दिफा ना कर सके। मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने तौर पर भेलसा पर हमलावर होने का फैसला नहीं किया था, बल्कि जिस वक्त सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली से मंदू की तरफ रवाना हुआ था, तो उसने अपने कासिद सुल्तान जलालुद्दीन की तरफ रवाना किए थे और सुल्तान से उसने भेलसा पर हमलावर होने की इजाजत हासिल की थी। जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की तरफ से उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेलसा पर हमलावर होने की इजाजत मिल गई, तब अलाउद्दीन खिलजी की खुशी की कोई इंतहा ना थी। बड़े जोरदार अंदाज में उसने भेलसा पर हमले शुरू कर दिए थे। बहरहाल अलाउद्दीन खिलजी ने अपने हमलों में शिद्दत पैदा करते हुए भेलसा को फतह कर लिया और भेलसा के किले और शहर को उसने जी भर के लूटा।